हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं एंड वो सारी बातें जो प्रेसिपिटेशन के रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन होती क्या है। बेसिकली जो भी आपका पानी ज़मीन पे आ रहा है एटमॉस्फेयर से, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, राइट। जैसे ये बारिश हो रही है, स्नो आ रही है, तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर जो कि एटमॉस्फेयर से, आपका एटमॉस्फेयर से अर्थ पे जो पानी आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब चलिए देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन हम बताते कैसे हैं कि प्रेसिपिटेशन कितनी हुई। ठीक है, मान लीजिए बारिश हो रही है, तो हम कैसे बताएंगे कि बारिश इतनी हुई या इतनी हुई, है ना। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कमरा है, एक रूम है आपका, ठीक है, और इसमें आपकी बारिश हो रही है। ठीक है, ये ज़मीन है, दिस इज़ द ग्राउंड, और ये ऊपर से इसमें बारिश हो रही है। तो मान लीजिए सुबह 10 से 12 बजे तक बारिश होती रही और इतना पानी इकट्ठा हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बारिश नहीं हुई, फिर उसके बाद कुछ देर बाद बारिश हुई, तो मान लीजिए इतना पानी और इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस दिन में, उस पूरे कमरे में या उस कमरे वाले एरिया में उस दिन में कितनी बारिश हुई। तो हम लोग ये डेप्थ बताएंगे कि इतनी डेप्थ की पानी की बारिश उस दिन हुई। तो मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तो मैं बोलूँगी कि उस दिन उस एरिया में 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई, और ये 10 सेंटीमीटर ही हमारी क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेशन हमारा डेप्थ की फॉर्म्स में मेजर होता है कि उस एरिया में इतना, अगर मैं उस पानी को उस एरिया पे रखूँ, कहीं इधर उधर फ्लो ना हो पानी, तो कितना डेप्थ ऑफ वाटर या कितना उसकी डेप्थ है, वो होगी उसकी प्रेसिपिटेशन वैल्यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसे कैसे फॉर्म्स में आती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो सबसे पहले तो इट इज़ वेरी कॉमन, रेन, हम सबको पता है, बारिश, वो भी एक प्रेसिपिटेशन का हिस्सा है। हम सबको पता है कि उसमें मोटे मोटे ड्रॉप्स होते हैं जो गिरते हैं, स्फेरिकल ड्रॉप्स। नाउ जो ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, इनका साइज होता है 0.5 to 0.6 mm। ठीक है, तो दिस इज द साइज ऑफ द ड्रॉप्स जो कि रेन के ड्रॉप्स को हम मेजर करते हैं। नाउ हम रेन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। मतलब अब इंटेंसिटी का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितनी बारिश हुई। नाउ लेट्स से दिस इज इंटेंसिटी एंड दिस इज टाइप ऑफ रेन। ठीक है, तो अगर मेरी किसी जगह पे 1 घंटे में 2.5 mm की डेप्थ से कम बारिश होती है, मतलब अगर आपकी डेप्थ 2.5 mm पर आवर, इससे कम होती है बारिश, तो उस रेन को मैं बोलूँगी कि ये तो बहुत लाइट रेन है। ठीक है, मान लीजिए ये एक एरिया है और इस एरिया में बारिश हो रही है, 1 घंटे में 2.5 mm से कम डेप्थ इकट्ठी हुई है पानी की, तो मैं बोलूँगी कि वो एक लाइट रेन है। सिमिलरली अगर 2.5 से आपकी 7.5 mm पर आवर की बारिश होती है एक जगह पे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मीडियम रेन है। एंड अगर मेरी ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर की बारिश होती है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हैवी रेनफॉल है। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई आर रेन्स। नाउ इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल होती है, एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज 120 सेंटीमीटर पर ईयर। इसका मतलब एक साल में इंडिया में एवरेज 120 सेंटीमीटर की बारिश होती है एक साल में। ठीक है, अब ये जो एवरेज निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, इसके लिए लास्ट 30 ईयर्स का डाटा इकट्ठा किया जाता है। मतलब इंडिया में अगर आपको इंडिया का एवरेज निकालना है, तो आप लास्ट के 30 ईयर्स का डाटा इकट्ठा करोगे। ठीक है, उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 में आपने देख लिया कितना बारिश आ रही है इंडिया में, ईयर 2 में देख लिया, टोटल आपने इस हिसाब से 30 ईयर्स लिए और डिवाइड बाय 30 किया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट 30 एवरेज रेनफॉल ऑफ अ प्लेस।
ठीक है। तो इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो 120 सेंटीमीटर पर ईयर की होती है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग टू नोटिस कि अगर किसी एरिया में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे आपका किसी भी दिन एक पर्टिकुलर डे पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, अगर आपकी ऑन अ पर्टिकुलर डे अगर आपकी रेनफॉल 2.5 mm से ज़्यादा होती है, मतलब पूरे दिन में 2.5 mm से ज़्यादा बारिश होती है अगर एक दिन में, तो उस दिन को हम बोलेंगे कि ये एक रेनी डे है। तो रेनी डे आप तभी बोलोगे जब उस दिन में अगर आपकी बारिश 2.5 mm से ज़्यादा हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज स्नो। अब स्नो भी आप लोगों को पता है, स्नो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट आइस क्रिस्टल्स जब कंबाइन कर जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स जब आपके कंबाइन कर जाते हैं तो वो बन जाते हैं आइस फ्लेक्स, और यही आइस फ्लेक्स जब नीचे गिरते हैं तो हम इनको बोलते हैं स्नो। नाउ इसका जो क्लासिफिकेशन आइस फ्लेक्स आप कैसे रिकग्नाइज करोगे, इनकी जो डेंसिटी होती है वो नॉर्मली 0.06 से लेके 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रेंज करती है। तो इतनी आपको डेंसिटी मिलेगी आइस फ्लेक्स की जो नीचे गिरते हैं, ठीक है। एंड हम सबको पता है कि ये नॉर्मली इंडिया में हिमालयन रीजन में ये टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन है दैट इज ड्रिजल। नाउ ड्रिजल भी शायद आप लोगों ने देखी होगी, कभी आपने नोटिस किया कि बहुत हल्की सी बूंदाबांदी होती है, बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, एंड इनफैक्ट वो आपके ड्रॉपलेट्स आप हवा में तैरते हुए भी देखोगे, है ना। बहुत छोटे बारिश के बूंदाबांदी गिरती है, उसमें हम भीगते भी नहीं है, इनफैक्ट मज़ा भी आता है, तो उसको बोलते हैं हम ड्रिजल। नाउ ड्रिजल की एक जो खासियत है वो ये है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि रेनफॉल के ड्रॉप्स होते हैं, उनका साइज़ होता है 0.5 to 0.6 mm। तो 0.5 mm से अगर आपके ड्रॉप साइज़ कम होगा, अगर आपका ड्रॉप साइज़ 0.5 mm से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे ड्रिजल। जो सेकंड कंडीशन है किसी प्रेसिपिटेशन को ड्रिजल बोलने की, वो ये है कि इसकी इंटेंसिटी आपकी इट शुड बी लेस देन 1 mm per hour, मतलब 1 mm per hour से कम इंटेंसिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, 1 घंटे में 1 mm से ज़्यादा बारिश नहीं होगी और आपके ड्रॉप साइज 0.5 mm से कम होंगे, एंड आपके पार्टिकल्स इसमें यू कैन सी देम फ्लोटिंग इन द एयर। तो ये कंडीशंस होती हैं किसी भी प्रेसिपिटेशन को ड्रिजल बोलने के लिए। नेक्स्ट इज ग्लेज। इसको हम फ्रीजिंग रेन भी बोलते हैं, आपको साइड पे पिक्चर दिख भी रही होगी, इसको हम बोलते हैं ग्लेज या फिर फ्रीजिंग रेन। बेसिकली जब आपकी बारिश हवा में से नीचे गिरती है, तो मान लो अगर आपका ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो वेजिटेशन हो सकती है, अगर वो इतना ठंडा है कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है, तो होगा क्या, वो पानी जैसे ही बूंद गिरेगी वहाँ जाके जम जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेज, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली व्हेन रेन ड्रॉप्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड विच इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल। अब हेल शायद आप लोगों को पता हो, यहाँ के लोकल टर्म में तो हम उसको गड़े बोलते हैं, तो आपको पिक में भी दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये जो बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स होते हैं और इनका साइज़ हमेशा 8 mm से ज़्यादा होगा। अगर हम उसको हेल बुलाएंगे तो उसका साइज़ क्या होगा, 8 mm से आपका ज़्यादा साइज़ होगा। और ये नॉर्मली बनते कब हैं, जब आपकी बहुत वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, मतलब जब आपकी हवा जो है ना वो ऊपर नीचे मूव करे, वर्टिकल करंट्स प्रोड्यूस हो और वो बहुत ही वायलेंट हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तब उस टाइम आपके ये मोटे मोटे हेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपकी जो एयर है वो वर्टिकली मूव करे, उसको हम एयर करंट भी बोलते हैं, तो इन दैट केस हमारे ये हेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज, और ये ध्यान रखना कि इसका साइज़ 8 mm से ज़्यादा होना चाहिए। द नेक्स्ट इज स्लीट। स्लीट को हम लोग कई बार स्मॉल हेल्स भी बोलते हैं, आपको यहाँ पिक्चर में दिख भी रहा होगा, आपने इनफैक्ट देखा भी होगा। तो बेसिकली ये कब बनते हैं, जब आपका कभी मान लीजिए रेन वाटर आ रहा है और उसको एक ऐसे
और उसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर से क्रॉस करना है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है। तो जब वो एटमॉस्फेयर से गिरेगा और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसे मिलेगा तो वो क्या होगा, वो बर्फ़ बन जाएगा और वो नीचे इस फॉर्म में गिरेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्लीट या फिर स्मॉल हेल्स। सो बेसिकली व्हेन योर रेन इट फॉल्स थ्रू अ एटमॉस्फेयर विच इज़ of the temperature 0 degree Celsius or the less, the sleets are formed. Now the next topic is index of wetness. Index of wetness. Now what is index of wetness? इसको मैं IOW से mention करूँगी. Basically index of wetness is equal to the rainfall in a year divided by average rainfall into 100। मतलब किसी जगह का इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या हुआ, उस साल में कितनी बारिश हो रही है डिवाइडेड बाय एवरेज रेनफॉल उस जगह का मल्टीप्लाई बाय 100। मान लो अगर मैं अपनी किसी भी जगह की बात करूँ, मानो हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की बात करती हूँ, वहाँ पे मान लो एवरेज पिछले 30 साल का एवरेज लिया तो बारिश होती थी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। पर इस साल मान लो बारिश हुई 100 सेंटीमीटर ही, ठीक है, तो कम बारिश हुई, एवरेज होती है 120 सेंटीमीटर, पर इस साल मान लीजिए 100 सेंटीमीटर ही बारिश हुई। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होगा, 100/120 इंटू 100, कितना हुआ ये, दिस इज इक्वल टू 83.34%। तो मतलब इस साल सिर्फ 83.34% ही बारिश हुई एवरेज के मुकाबले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल कितनी हुई, डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं 100 को 83.34% से सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट मीन्स 16.67%। इसका मतलब इतनी बारिश कम हुई, एवरेज है 120 सेंटीमीटर पर इस बार हुई 100 सेंटीमीटर, तो सिर्फ 83.34% बारिश हुई। तो कितना परसेंटेज कम हुई बारिश, 16.67% एवरेज से कम हुई। तो मतलब मेरी डेफिशिएंसी कितनी हुई, 16.67%। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर इन दिस थिंग इज कि आपका कि अगर आपकी इंडेक्स ऑफ वेटनेस 100% से ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा कब होएगी, जब रेनफॉल इन अ ईयर एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि उस केस में मेरा उस ईयर में फ्लड है। और अगर मेरी इंडेक्स ऑफ वेटनेस किसी साल 100% से कम आती है तो उस साल मेरी रेनफॉल की डेफिशिएंसी हुई, दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ रेन, तो उस साल मेरी रेनफॉल डेफिशिएंसी रही। अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 100 से ज़्यादा है तो उस साल मेरा फ्लड आया। नाउ अगेन रेन डेफिशिएंसी की भी हमारी कुछ क्लासिफिकेशन है। सो लेट्स सपोज दिस इज आई मेक अ टेबल और यहाँ पे है रेन डेफिशिएंसी और यहाँ है क्लासिफिकेशन। नाउ अगर आपकी डेफिशिएंसी, दैट मीन्स ये जो चीज़ है, अगर मेरी रेन डेफिशिएंसी 30 to 45 के बीच में है, मतलब ये चीज़ मेरी 30 या 45 के बीच में है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज लार्ज डेफिशिएंसी। एंड अगर यही मेरी चीज़ 45 to 60 के बीच में है तो उसको मैं बोलूँगी स्फीयर डेफिशिएंसी। एंड अगर ये मेरी 60 से ग्रेटर है तो उसको हम बोलेंगे डिजास्ट्रस डेफिशिएंसी। नो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होएगी उतनी ही मेरी डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि दिस इंडिकेट्स कि मेरी बारिश उस साल कितनी कम हुई। अगर मैं बोलूँ 30% डेफिशिएंसी, इसका मतलब सिर्फ 70% ही बारिश हुई, एवरेज से 30% कम बारिश हुई, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि मेरी 60% रेन डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब मेरी बारिश बहुत कम हुई है उस साल, इसलिए हमने उसको बोला डिजास्ट्रस डेफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट। नाउ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल ना हो काफ़ी देर तक, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ड्रॉट एरिया है,
राइट। नाउ ड्रॉट फर्दर 3 टाइप्स का होता है। द फर्स्ट इज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। नाउ अगर किसी एरिया में प्रेसिपिटेशन की डेफिशिएंसी 25% या उससे ज़्यादा हो, मतलब अगर किसी एरिया में जो मेरी प्रेसिपिटेशन है इसमें डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन 25% से ज़्यादा है, तो उसको मैं बोलूँगी मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरेज से 25% कम बारिश हुई है। तो 25% डेफिशिएंसी है तो मेरा इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होगा, इट विल बी लेस देन 75%। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मेरा इंडेक्स ऑफ वेटनेस 75% से कम है, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन 25% से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, राइट। नाउ इसकी भी एक क्लासिफिकेशन है। दैट मीन्स देयर इज़ अ टेबल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ रेन डेफिशिएंसी, मतलब ये चीज़, एंड ये है टाइप ऑफ ड्रॉट। तो अगर आपकी रेन डेफिशिएंसी 25% से ज़्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं सिंपली ड्रॉट। अगर ये 25 to 50% होती है तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट ड्रॉट। अगर ये होती है ग्रेटर देन 50% तो उसको हम बोलते हैं सीवियर ड्रॉट। मोरओवर अगर किसी एरिया में आपका ड्रॉट कि चांसेस, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, अगर आपके किसी एरिया में प्रोबेबिलिटी है कि 20 to 40% प्रोबेबिलिटी है कि ड्रॉट आएगा ही आएगा, तो उसको हम बोलते हैं उस एरिया को ड्रॉट प्रोन एरिया। एंड अगर यही मेरी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 40% है तो उसको हम बोलेंगे क्रोनिकल ड्रॉट प्रोन एरिया। मतलब अगर मेरी प्रोबेबिलिटी 20 to 40% ही है कि उस एरिया में ड्रॉट आएगा तो उस एरिया को मैं बोलूँगी ड्रॉट प्रोन एरिया। अगर पर ये प्रोबेबिलिटी मेरी 40% या उससे ज़्यादा है तो उस एरिया को मैं बोलूँगी क्रॉनिकल ड्रॉट प्रोन एरिया। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ, हमने फर्स्ट की मेट्रोलॉजिकल, सेकेंड है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। नाउ अगर आपके किसी एरिया में स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स या अंडरग्राउंड जो भी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, अगर उनमें पानी एवरेज से कम है तो उस कंडीशन को मैं बोलूँगी कि उस एरिया में हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है। नाउ हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्यों हो सकता है? अगर आपकी लो प्रेसिपिटेशन हो, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेशन, या फिर आपने पानी का एक्सेसिव यूज़ कर लिया हो, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, या फिर आपकी मैनेजमेंट ऑफ वाटर, मतलब पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर हो, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, दिस इज MGMT मतलब मैनेजमेंट। तो इन केसेस के कारण मेरा जो स्ट्रीम्स हैं या पॉन्ड्स हैं उसमें पानी कम हो जाता है एवरेज से, एंड उसको मैं बोलूँगी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट। नो एग्रीकल्चरल ड्रॉट समझने से पहले you need to understand what is evapotranspiration। evapotranspiration एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है एग्रीकल्चरल ड्रॉट समझने के लिए। मान लीजिए ये आपकी सॉइल है, ठीक है, एंड दिस इज़ द ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है, एंड यहाँ पे ट्रीज़ हैं, वेजिटेशन है, ठीक है। अब इस सॉइल के अंदर आपके कुछ पानी भी होगा, मान लीजिए ये आपके वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये पानी के पार्टिकल्स कहाँ कहाँ जाते हैं? एक तो बिकॉज ऑफ द सन की हीट ये इवेपोरेट होंगे, है ना, और दूसरा क्या होगा, ये जो पौधे हैं ना, वेजिटेशन, इनको भी पानी चाहिए तो ये ज़मीन से पानी खींचेंगे, और फाइनली जो वो वाटर है वो पत्तों के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर को भेज देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मतलब पानी आपका दो जगह से ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, एक तो डायरेक्ट इवेपोरेट हो रहा है यहाँ से, दूसरा ये पानी जाता है पहले पत्तों में और पत्तों के थ्रू फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये डायरेक्ट जो रूट है दैट इज़ इवेपोरेशन। तो इस तरीके से इस सॉइल में से पानी एटमॉस्फेयर में जाता है।
हम ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा कैलकुलेट करते हैं एंड इन दोनों को हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन। अब देखिए, इस सॉइल में जितना अगर पानी काफ़ी है, मतलब ये पूरी सॉइल मेरी भरी हुई है पानी से, तो जो ये प्लांट्स हैं इनको जितना पानी चाहिए ये आसानी से ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और अगर ये पानी कम होगा तो क्या वो अच्छे से पानी पी सकेंगे इस सॉइल से? नहीं, क्योंकि पानी कम है। अगर इनके पास पानी कम होगा तो ये कम पानी लेंगे। अगर अच्छे से पानी भरा हुआ है इसमें तो ये जितना इनको चाहिए उतना पानी ये ले लेंगे और उतना ज़्यादा पानी ट्रांसपायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पानी ये पौधे जब ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। सो PET इज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब अगर आपकी जो यहाँ पे इसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब अच्छे से ये इसमें ये जो सॉइल है ये प्रॉपर वेट है, इसमें अच्छे से पानी भरा हुआ है, तो जो पौधे होंगे वो उतना ही पानी लेंगे जितना उनको चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए, ठीक है। और उस पानी को हम बोलेंगे, उस पूरे जितना भी पानी वो लेंगे उसको ट्रांसपिरेशन होगा और इवेपोरेशन भी होगी कुछ, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकती है, दैट इज़ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। और वो कब होगी? जब ये पानी अच्छे से पानी से भरा हुआ होगा, उसमें से कुछ इवेपोरेशन हो जाएगी और जितना पौधों को पानी चाहिए वो अच्छे से ले पाएंगे और वो ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। नाउ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? मतलब एक्चुअल में कितनी हो रही है। एक्चुअल में कितनी हो रही है? मान लो ये पानी इसमें कम है, ठीक है। तो अगर पानी कम हुआ तो क्या पौधे अच्छे से पानी ले पाएंगे पीने के लिए अपने? नहीं, तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, इवेपोरेशन भी कम होगी, ठीक है। एक्चुअल मतलब असल में कितनी है, पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी सॉइल है वो ड्राई है, मतलब इसमें पानी है नहीं, तो क्या मेरी ट्रांसपिरेशन हो पाएगी? नहीं। क्या मेरी इवेपोरेशन हो पाएगी? नहीं। तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन उस केस में क्या होगी? 0। अगर मेरी सॉइल अच्छे से वेट है, ठीक है, मतलब प्रॉपर 100% मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब प्रॉपर पूरा पानी है इसमें, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जितना इवेपोरेशन मैक्सिमम होनी चाहिए उतनी होगी और जितना मैक्सिमम पानी पौधों को चाहिए वो भी ले पाएगा। तो उस टाइम में एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल, मतलब मैक्सिमम कितनी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होती है उसके इक्वल होगी, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे थे कि हमारा एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होती है, ठीक है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट हम बोलते हैं जब पौधों को ग्रो करने के लिए प्रॉपर पानी नहीं मिलता, उस केस में हम बोलते हैं कि वो एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, ठीक है। नाउ ये हम नॉर्मली एरिडिटी इंडेक्स या फिर पामर इंडेक्स से मेजर करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एरिडिटी इंडेक्स का AI इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इंटू 100, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी ड्राई सॉइल होएगी, अगर आपकी ड्राई सॉइल है तो मैंने क्या बताया था, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? 0। और यहाँ पे आप 0 डालोगे तो आपकी जो एरिडिटी इंडेक्स है, तो एरिडिटी इंडेक्स क्या होगी? 100%, ठीक है। और अगर आपका जो अगर आपकी वेट सॉइल है, मतलब अगर आपका मॉइस्चर इन सॉइल, पानी में जो मेरा सॉइल में पानी है वो प्रॉपर है, मतलब जितना प्लांट्स को रिक्वायर्ड है पानी उतना है, तो उस केस में एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वल टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होगी, मतलब पानी अच्छे से मिल पाएगा प्लांट्स को, इवेपोरेशन भी अच्छे से हो पाएगी। तो उस केस में क्या होगा? मेरी एरिडिटी इंडेक्स 0% होगी। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो मेरी एरिडिटी इंडेक्स जब 0 होती है तो मतलब पानी अच्छे से अवेलेबल है प्लांट्स के पास,
अच्छे से इवेपोरेशन हो सकती है, पानी अच्छे से सॉइल में भरा हुआ है, और जब मेरी 100% होती है मतलब पानी बिल्कुल सूखी है, बंजर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेनफॉल हम कैसे मेजर करते हैं। हम डेप्थ देखते हैं कि पानी उस जगह पे कितना गहराई तक भरा हुआ है, और उसको हम बोलते हैं कि इस जगह पे इतनी बारिश हुई। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? बेसिकली हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं रेन गेज। इसको कभी कभी हम हाइटोमीटर भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम प्लूवियोमीटर भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको ओम्ब्रोमीटर भी बोल देते हैं। तो ये सारे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ये सारे नाम, इन सब नाम का मतलब यही है कि इससे हम रेनफॉल को मेजर करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नाउ ये रेन गेज है, इसको जब हम लगाते हैं फील्ड में, कहीं जगह पे लगाते हैं रेनफॉल मेजर करने के लिए, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। लेट्स सी क्या है। मान लीजिए कि ये एक आपका रेन गेज है, तो पहली कंडीशन क्या है कि इसके आसपास चारों तरफ आपको एक फेंस आप समझते हैं कि एक बैरियर क्रिएट करना है। जैसे हम वायर की फेंसेस बनाते हैं, ऐसी फेंस बनानी है जिसका कि एरिया हो, ओपन फेंस एरिया बनाना है इसके आसपास, जिसका कि साइज़ हो 5.5 इंटू 5.5 मीटर। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो मान लीजिए ये आपका रेन गेज है, ऊपर से आप देख रहे हो, तो इसकी चारों तरफ आपको एक फेंस बनानी है जिसका कि एरिया है 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर। ये आपकी है फर्स्ट गाइडलाइन फॉर इंस्टॉलिंग द रेन गेज। नाउ सेकेंड गाइडलाइन रेन गेज इंस्टॉल करने की ये है कि जब भी आप रेन गेज लगाते हो तो उसके पास कोई भी चीज़ 30 मीटर से ज़्यादा दूरी पे हो। मतलब मान लीजिए ये कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, तो इसका इससे डिस्टेंस 30 मीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इन केस कोई बड़ी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है, ये लेट्स सपोज इसकी हाइट है h1, तो इस केस में ट्वाइस ऑफ h1, मतलब इसकी हाइट का डबल डिस्टेंस, उससे ज़्यादा ये गैप होना चाहिए। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 2h1। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म्स में बताऊं तो ये है कि इसके पास जो भी चीज़ हो, रेन गेज के पास जो भी चीज़ हो, उसका और उसके बीच का डिस्टेंस 30 मीटर या ट्वाइस ऑफ उस चीज़ का हाइट, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा आएगी उतना होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेन गेजेस जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेनफॉल। द वेरी फर्स्ट टाइप इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। नाउ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज वो वाले रेन गेज होते हैं जिनमें हमें ये तो पता चल जाएगा कि इस दिन में इतनी बारिश हुई, पर ये नहीं पता चलेगा कि पहले घंटे में इतनी बारिश हुई, दूसरे घंटे में इतनी बारिश हुई, तीसरे घंटे में इतनी बारिश हुई। समझ सकते हो? टोटल एक दिन की टोटल बारिश तो पता चल जाएगी, पर उसकी इंटेंसिटी नहीं पता चलेगी। मतलब घंटे वाइज या टाइम वाइज नहीं पता चलेगा। ऐसा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक दिन में मेरी 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले घंटे में 1 सेंटीमीटर हो गई हो और दूसरे घंटे में 9 सेंटीमीटर की हो गई हो। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले एक घंटे में 9 सेंटीमीटर की होगी और दूसरे घंटे में 1 सेंटीमीटर की हो गई हो। कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ये तो बता देंगे ये रेन गेज कि 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, पर ये नहीं बताएंगे कि पहले घंटे में कितनी हुई है, दूसरे घंटे में कितनी हुई है। मतलब इंटेंसिटी नहीं बता पाते। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रेन गेज इस टाइप का, दैट इज़ साइमन रेन गेज। साइमन्स रेन गेज। तो आपके सामने ये जो डायग्राम है ये है मेरा साइमन्स रेन गेज, जो कि मोस्ट पॉपुलर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। देखते हैं इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो ऊपर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये एक फ़नल है, फ़नल जिसमें हम ऊपर से बारिश आएगी तो इसमें से जाएगी और ये पानी फाइनली इसके थ्रू होके ये जो कंटेनर है इसमें चला जाएगा। मतलब बारिश यहाँ से आएगी और ये फ़नल के थ्रू इसमें कलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस डेप्थ से कि मेरी कितनी बारिश इसमें कलेक्ट हो गई है, ठीक है। इस फनल का अगर आप टॉप देखोगे तो ये जो टॉप है ये मेरा 5 इंच का होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये होता है मेरा 12.7 सेंटीमीटर का, इसलिए इसको 5 इंच रेन गेज भी बोलते हैं। और दिस इज़ माई ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से इसका टॉप जो है, दिस टोटल डिस्टेंस दिस इज़ 30.5 सेंटीमीटर। तो इतना इसका ऊपर इसको टॉप रखा जाता है ग्राउंड लेवल से। एंड ये जो है ये मेटल कंटेनर होता है, ये आपका है फनल, और ये है आपका मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि इसमें पानी मेजर किया जाता है। अगेन जो कुछ पॉइंट्स हैं आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि इसको आपको प्रॉपर फेंस से कवर करना है ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर कोई एनिमल इसको टेम्पर ना कर सके। एंड ऑल्सो आपको ये एक ओपन एरिया में रखना है। आपको डिस्टेंसेस बताए हैं मैंने, 30 मीटर या ट्वाइस ऑफ द हाइट से ज़्यादा इसका डिस्टेंस रखना है आसपास की चीज़ों से, टेरेस पे नहीं रखना। एंड ये एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। ना इसमें आपका डीमेरिट जो है वो ये है कि आपको ऑब्वियसली इसमें इंटेंसिटी नहीं पता चलेगी। सेकंड चीज़, इसमें मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक की बारिश ही कैलकुलेट हो सकती है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है। इसलिए अगर आपकी किसी दिन हैवी रेनफॉल होती है तो आपको इसमें बार बार रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी, इसको खाली करके फिर से इसको क्लीन करके इसकी रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम एक बार में आप इसमें 10 सेंटीमीटर की ही बारिश कैलकुलेट कर सकते हो। वन थिंग मोर, जो हम कैलकुलेशंस करते हैं उसके लिए टाइम फिक्स है 8:30 AM, तो मॉर्निंग में 8:30 AM एवरी डे इससे कैलकुलेशंस चेक की जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेन गेजेस आर रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग रेन गेज तो हमने अभी किए थे नॉन रिकॉर्डिंग, नाम से पता चल रहा है क्योंकि नॉन रिकॉर्डिंग में मेरा इंटेंसिटी मेजर नहीं हो सकती थी, रिकॉर्डिंग में हम लोग इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। मतलब मुझे पता चल जाएगा पहले सेकंड में या पहले घंटे में इतनी बारिश हुई, दूसरे सेकंड में इतनी बारिश हुई, तो एक ग्राफ बनेगा टाइम के साथ, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इतनी बारिश हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ग्राफ है, दिस इज़ टाइम एंड दिस इज़ रेनफॉल, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमें पता चलेगी कितनी कितनी बारिश इसमें हो रही है, ठीक है। तो ये है इंटेंसिटी का कर्व, और रिकॉर्डिंग रेन गेज में मुझे इंटेंसिटी पता चल जाती है। नाउ ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली इन द केस ऑफ टिपिंग बकेट रेन गेज क्या होगा, ये आपका एक फनल है। लेट्स सपोज बारिश यहाँ से गई, तो जैसे जैसे बारिश यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे इसमें ये कलेक्ट हो जाएगी बारिश। तो मान लीजिए यहाँ पे बारिश इकट्ठी हो गई। ये बेसिकली एक बकेट है और ये मेरी दूसरी बकेट है, ठीक है। 2 बकेट्स प्रोवाइड की जाती होती हैं ऑन अ पाइवेट, और जैसे ही पानी मेरा लेट्स सपोज इस फनल से इस बास्केट में आया तो ये बकेट्स इस तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं कि जैसे ही एक बकेट में 0.25 mm का बारिश पानी इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, ये भारी हो जाएगा और ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी तो पानी इसमें भरने लग जाएगा और ये पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ही इसमें 0.25 mm का बारिश पानी इकट्ठा हो गया तो बाद में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके की पोजीशन अटेन कर लेगा। और ये फनल मेरी यहीं पे है, तो अब पानी इसमें इकट्ठा होने लग जाएगा और ये पानी यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ये दो बकेट्स को एक पिवट के सहारे बैलेंस किया होता है। तो दिस इज माय टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। नाउ इसमें हाउ कैन वी कैलकुलेट, आप क्योंकि आपको मैंने बताया ये तो रिकॉर्डिंग रेन गेज है, तो अब आप पूछो मैम ये रिकॉर्डिंग रेन गेज रिकॉर्ड कैसे करता है। तो बेसिकली ये जो पिवट है यहाँ पे इस तरीके का स्विच लगा होता है कि जैसे ही ये टिप करेगा, जैसे ही यहाँ से 0.25 mm भर गया और दूसरी बकेट आ गई, उसी तरीके से एक सिग्नल चला जाएगा एक स्टेशन पे,
उस सिग्नल से पता चल जाएगा कि 0.25 mm का हमारी बारिश हो चुकी है। फिर इसमें भरने लग जाएगा। अब फिर से 0.25 mm जब भरा तो ये नीचे हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा और इसमें पानी भरने लग जाएगा। तो जैसे ये बकेट ऐसे इस तरीके से टिप करेगी, फिर से मेरा एक सिग्नल चला जाएगा कि फिर से अब मेरा 0.25 mm फिर से बारिश हो गई है। तो इस तरीके से आपके पास 0.25 mm के बाद एक टिक टिक का एक सिग्नल चला जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी बारिश मेरी कितनी देर बाद हो रही है। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो मेरा सिग्नल जाता है कि बकेट मेरी टिप हो गई मतलब 0.25 mm की बारिश हो चुकी है, वो सिग्नल मेरा आप कहीं भी पहुंचा सकते हो थ्रू वायरलेस सिस्टम। एंड इसीलिए ये जो टिपिंग बकेट रेन गेज है ये मेरा उस जगह पर ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे हम खुद जाके रेन को चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हिली एरियाज़ या माउंटेनियस एरियाज़ में आप खुद जाके वहाँ पे रेन गेजेस को चेक नहीं कर सकते या उसमें मेजर नहीं कर सकते, तो उस जगह पे मेरा टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज यूज़ होता है। सो द सेकेंड टाइप ऑफ रेन गेज इज वेइंग बकेट रेन गेज। चलिए अब देखते हैं वेइंग बकेट रेन गेज किस टाइप का होता है। नाउ योर वेइंग बकेट रेन गेज कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे ये ऊपर मेरा फनल लगा हुआ है, ये एक मेरी बकेट है, इसको मैंने वेइंग स्केल पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे ही मेरा बारिश यहाँ से आएगी, फनल के थ्रू इस मेरा बकेट में पानी चला जाएगा और जैसे जैसे ये बकेट भरता जाएगा पानी से, तो अपने वेट के कारण ये नीचे नीचे मूव होता रहेगा। जब ये नीचे मूव होगा तो ये सारी चीज़ नीचे मूव होगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन है और यहाँ पे एक पेन अटैच किया हुआ है इसके साथ, ये एक पेन है। ठीक है, और ये मेरा एक पेपर है, एक जैसे ड्रम होता है ना मेरा गोल गोल ड्रम, तो ये आपका एक्चुअल में गोल ड्रम है। गोल ड्रम के ऊपर आपका एक पेपर लगा हुआ है, तो एक ऐसे मतलब सर्कुलर एक ड्रम है, उसके आसपास मेरा ग्राफ पेपर चिपकाया होता है, ये एक ग्राफ पेपर है और उस ग्राफ पेपर के ऊपर मेरा पेन मार्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो ये आपका एक ड्रम है, राउंड एंड राउंड ड्रम है। ठीक है, इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है और इस तरीके से मेरा पेन ऊपर से आ रहा है। तो जैसे जैसे मान लो इस पेन के ऊपर मेरा वो बकेट है, तो जैसे जैसे बकेट में पानी भरेगा तो क्या होगा, ये पेन नीचे नीचे आता जाएगा, नीचे नीचे आता जाएगा, तो यहाँ नीचे नीचे ये देखो ये नीचे नीचे जा रहा है और ये मेरा पेपर है, तो इसके ऊपर अपनी अपनी मार्किंग छोड़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मेरा बकेट नीचे होती जाएगी, ये मेरा पेन भी नीचे नीचे मूव करता जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेन से मेरी लाइंस खिंचती जाएंगी। ठीक है, तो उससे मुझे जैसे जैसे भरता जाएगा तो यहाँ लाइन बनती जाएगी और ये ग्राफ पेपर पे कैलकुलेट होता रहेगा कि आपकी क्या इंटेंसिटी है। ठीक है, और ये पेपर भी घूमता रहता है, ये एक दिन में एक रोटेशन लेता है, 1 रोटेशन इन अ डे, मतलब एक दिन में ये एक दिन घूम गया तो आपका पेपर और आपको मिलता रहता है, तो उससे ग्राफ आपका बनता रहता है। राइट, वन थिंग जो इस चीज़ के लिए आपको पता होनी चाहिए कि ये जो वेइंग बकेट टाइप मेरा रेन गेज है, दिस इज सूटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रेन। मतलब ये एक ऐसा रेन गेज है जिससे हम स्नो, हेल, रेन, सब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ रेन गेज इज नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज। नेचुरल साइफन या इसको हम फ्लोट टाइप रेन गेज भी बोलते हैं, फ्लोट टाइप रेन गेज। नाउ ये रेन गेज आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि ये रेन गेज मेरा वाइडली यूज़ होता है इंडिया में, मतलब रिकॉर्डिंग में अगर आप देखो तो मेरा सबसे ज़्यादा फ्लोट टाइप रेन गेज ही यूज़ होता है। काइंड ऑफ वेइंग बकेट टाइप कुछ सिस्टम सेम है। ये आपकी फनल है, बारिश आएगी, इस फनल के थ्रू इसमें जाएगी, तो जैसे जैसे पानी यहाँ पे भरता जाएगा, ये आपका फ्लोट है, तो
पानी भरता जाएगा तो ये ऊपर ऊपर उठता जाएगा। ये जो फ्लोट है, जैसे जैसे पानी नीचे भरता जाएगा तो ये फ्लोट ऊपर ऊपर उठता जाएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर उठ। अब उससे ये पेन कनेक्टेड है और ये आपका ड्रम है, वो सेम एक राउंड ड्रम है, इसके आसपास मेरा ग्राफ पेपर लगा हुआ है और यहाँ पे आपका पेन अटैच्ड है, इसके ऊपर मेरा पेन है। तो जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा मेरा पेन भी ऊपर ऊपर जाता रहेगा और इसके ऊपर अपनी मार्किंग करता रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से ये कैलिब्रेट होता है। सो दिस इज हाउ माई नेचुरल साइफन टाइप या फ्लोट टाइप रेन गेज वर्क्स। नाउ आपकी मेजरमेंट ऑफ रेन गेज, एक और तरीका है जिसमें हम बारिश मेजर कर सकते हैं इंटेंसिटी के साथ, एंड दैट इज रडार। होता क्या है, बेसिकली ये आपका स्टेशन है, तो इस स्टेशन से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो छोड़ी जाती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आपकी बारिश के पार्टिकल्स को हिट करती हैं तो वो वापस आती हैं स्टेशन पे, रडार स्टेशन पे, एंड वहाँ पे कैलकुलेट की जाती है कि क्या इंटेंसिटी है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये बार बार भेजी जाती हैं और ये जब रेन ड्रॉप को इंटरसेप्ट करती हैं उसके बाद बैक स्टेशन पे जाती हैं रिसीवर के पास, और वहाँ पे ये कैलिब्रेट की जाती है कि उससे हमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पता चल जाता है। सो दीज वर ऑल टाइप्स, किस तरीके से हम लोग अपनी रेन को मेजर करते हैं। वन मोर थिंग, एज पर IMD दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, किसी भी एरिया में आपके जितने भी रेन गेजेस होंगे उसमें से 10% आपके मिनिमम रिकॉर्डिंग रेन गेज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एरिया है वहाँ पे 100 रेन गेजेस हैं, तो इसका 10% क्या हुआ 10, तो एटलीस्ट 10 रेन गेजेस इसमें से मेरे रिकॉर्डिंग टाइप होने चाहिए, राइट। सो दिस इज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिपिटेशन के कुछ और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में रिगार्डिंग प्रेसिपिटेशन। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय।